काला जंगल राघव हमेशा से पहाड़ों और जंगलों का दीवाना था। कॉलेज में रहते हुए ही उसने हिमालय के कई छोटे बड़े ट्रैक पूरे कर लिए थे। इस बार उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में नक्शों में भी कम जानकारी थी। काला जंगल का रास्ता। गांव वाले कहते थे कि वहां पेड़ों के बीच सूरज भी खो जाता है और कुछ चीजें हैं जो इंसानों को पसंद नहीं करती। राघव के साथ उसके 3 दोस्त थे, कबीर, सना और आदित्य। कबीर हंसमुख लेकिन थोड़ा डरपोक, सना बेहद साहसी और जिज्ञासु, और आदित्य शांत लेकिन हमेशा नोटबुक में लिखते रहने वाला। उन्होंने कस्बे से कुछ जरूरी सामान लिया, टॉर्च, तंबू, खाना और एक लोकल गाइड, रमेश। रमेश ने शुरू में मना किया लेकिन पैसे और जिद के आगे मान गया। उसने बस एक बात कही, जंगल के अंदर रात मत गुजारना, अगर रुकना पड़े तो पेड़ों के बीच नहीं, खुली जगह पर तंबू लगाना। पहले दिन का सफर आसान था। ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच बहती नदी की आवाज और आसमान में फैले बादल। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होने लगी और अजीब सी नमी हवा में भर गई। रात को उन्होंने एक छोटी खुली जगह पर तंबू लगाया, आग जलाई और खाना बनाया। सब हंसी मजाक में थे लेकिन रमेश बार बार पेड़ों की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ सुन रहा हो। करीब आधी रात सना ने राघव को जगाया। तुमने सुना? उसने फुसफुसाया। राघव ने कान लगाया। धीरे धीरे किसी के तंबू के बाहर खरोंचने की आवाज आ रही थी, जैसे नाखून जमीन या कपड़े पर रगड़ रहे हों। राघव ने टॉर्च जलाई। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जब वो लौटा तो देखा रमेश जाग रहा था और उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। अगले दिन उन्होंने सफर जारी रखा। पेड़ों के तनों पर अजीब निशान थे, लंबे, तिरछे और गहरे। कबीर ने मजाक में कहा, किसी ने गुस्से में पेड़ खरोंच दिए होंगे। लेकिन साना ने देखा कि कुछ निशानों से काला तरल रिस रहा था, जिसकी गंध सड़ी हुई मांस जैसी थी। शाम होते होते मौसम बिगड़ गया। बारिश शुरू हो गई और उन्हें जंगल के अंदर ही रुकना पड़ा। उन्होंने तंबू लगाया लेकिन इस बार माहौल भारी था। रात में फिर आवाजें आईं, इस बार कदमों की, जो तंबू के चारों ओर घूम रही थीं। कबीर ने बाहर झांका और तुरंत चिल्ला उठा। उसने कहा कि उसने एक लंबी काली परछाई देखी जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। अगली सुबह उन्होंने पेड़ों के बीच एक पुराना तंबू देखा जो आधा सड़ा हुआ था। अंदर एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो तुरंत लौट जाओ। यहां वे चीजें रहती हैं जो तुम्हारे डर को सूंघ लेती हैं, और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगती हैं जब तक तुम उनके हो नहीं जाते। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैं यहीं तक साथ दूंगा, वापस चलो। लेकिन राघव, सना और आदित्य जिद कर बैठे, इतना आ गए हैं, अब तो देखेंगे। शाम होते होते घना कोहरा फैल गया। टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ फुट तक जाती थी। रात को सना गायब हो गई। तंबू के अंदर से उसका सामान वहीं था, लेकिन वो नहीं थी। चारों तरफ ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। बस पेड़ों के बीच दूर दूर तक एक धीमा गुनगुनाता हुआ गीत सुनाई देता था जो उनकी भाषा का नहीं था। कबीर टूटने लगा। उसने कहा कि उसे हर वक्त लग रहा है कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब भी वो पलटता वहां कुछ नहीं होता। आदित्य ने नोटबुक में लिखा, ये जगह जिंदा है, ये हमारे डर को खा रही है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, राघव, कबीर और आदित्य। रात को कबीर ने चिल्लाकर राघव को जगाया। वो तंबू के अंदर है। राघव ने देखा तंबू के कोने में एक लंबा दुबला सा साया खड़ा था, जिसके हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे। उसका चेहरा था ही नहीं, बस काली धुंध। राघव ने टॉर्च फेंकी और बाहर भागा, लेकिन कबीर की चीखें पीछे से आती रहीं, फिर अचानक बंद हो गईं। अब बस राघव और आदित्य बचे थे। सुबह होने तक आदित्य भी गायब था। बस उसकी नोटबुक मिली जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, वो हमारे बीच से ही एक था। कई दिन बाद एक गांव वाला जंगल के किनारे एक आदमी को लड़खड़ाते हुए देखता है। वो राघव था, चेहरा खोखला, आंखें सूनी। उसने बस इतना कहा, बाकी अंदर ही है और वो मेरे साथ चल रहे हैं। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव धीरे धीरे फिर जंगल की तरफ मुड़ गया और कोहरे में गायब हो गया।